जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमने कल से मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ना स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत कल हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक वितरण देखा था और हमने यह भी देखा था कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनसे हर एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर हमें यही क्वेश्चनों की संख्या 8 से 9 देखने को मिलती है, जैसे एपी हो गया, उसके अलावा एमपीपीएससी प्री, सिविल सर्विस वाला या अदर एग्जाम, इनमें जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल के वीडियो में हमने भौगोलिक विस्तार देख लिया था, भौगोलिक वितरण देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे इनकी संवैधानिक स्थिति, जनजातियों की संवैधानिक स्थिति देखेंगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम एक बार मध्य प्रदेश की जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है उससे संबंधित कल के क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का जनजातीय जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान था। भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सतपुड़ा निवास करती है। कोरकू क्या कोयल कैसे कुकू करती है और जिसे हम कितनी 7 पुड़ी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला हमने देखा था धार। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। गोविंद सदाशिवराव ने क्या कहा था? दासेन दास ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आप कमेंट में बताइए। महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा था। दासेन दास से मुक्ति मिल चुकी है, अर्थात विलीन मानवता। और गोविंद सदाशिवराव ने कहा था पिछड़े हिंदू। इसके अलावा हमने और भी देखा था, जैसे पहाड़ी जनजाति गिरियसन ने कहा था। अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में वर्णित है। किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है? तो हमने ट्रिक बनाई थी भील, वो हमने देखा भी था। भी गो के से भिगो के कैसे भी भर। तो भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा और भारिया। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 21 है। अगर जाति का बात करें तो 15.6 है। ये कल हम ट्रिक से देख चुके थे। किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? तो हमने देखा था भिंड, मुरैना और दतिया। ये प्रतिशत की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न भिंड, दतिया और मुरैना। ठीक है। और धार में वानी की बुआ रहती है सर्वाधिक जनसंख्या, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में अली की बुआ वानी। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार 4 आधारों पर देखा था। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति है? तो 15, 31, 67, 84 है। 14, 27, 68, 74 कहाँ गाँव में निवास करती है, शहर में निवास करती है? 10, 40 राउंड फिगर में हम याद कर लेंगे। और 77, 19, 404 पुरुषों की संख्या है और 75, 19, 404 महिलाओं की संख्या है। कितनी अनुसूचित जनजातियां वर्तमान में? 43 है। 8 जनवरी 2003 को तीन को हटा दिया गया है। कौन कौन सी? कीर, मीना और पारधी को। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से जो एक सहरिया जनजाति है, किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? तो हमने देखा था चंबल क्षेत्र में देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी उपजाति बेगा जनजाति की नहीं है? तो नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, काठमेना, ये सारी किसकी? बेगा जनजाति की है। दुलारिया नहीं है, दुलारिया कोरकू की है। इसकी हमने ट्रिक बनाई थी, गाबे रोती है मैना भींचकर। उसके अलावा निम्न में से कौन सी उपजाति भील जनजाति की है? तो बरेला, तड़वी, भिलाला, रथियास, ये सारी किसकी है? भील जनजाति की उपजाति। इसको भी हमने देखा था। भील ने भिलाला को ताड़ा रथ पर से और बरेली में बटा लिया। मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति विकास खंड है? 89 विकास खंड है। 7 संभाग है, 21 जिले हैं। पनिका जनजाति निवास करती है सीधी और शहडोल दोनों में। ठीक है। आज हम देखेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इससे पहले हम इसे एक बार मैप में देख लेते हैं। जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ये देखिए
भील जो जनजाति है वो कहाँ अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी में पाई जाती है, मतलब पश्चिम वाले क्षेत्र में। गोंड जनजाति है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया अर्थात पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। बेगा जनजाति भी पूर्वी क्षेत्र में ही पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कोरकू जो है, जो कोरकू जनजाति हमारी बैतूल, हरदा, ठीक है, उसके अलावा छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा में पाई जाती है अर्थात हमारे मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। शहरिया जनजाति अभी हमने देखा था चंबल अंचल में पाई जाती है, भिंड, मुरैना, दतिया। प्रधान जनजाति गोंड की ही उपजाति है जो कि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में पाई जाती है। भीलाला जनजाति जहाँ भील है वहाँ उसकी उपजाति रहेगी पश्चिमी क्षेत्र में। राजगोंड मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में पाई जाती है। विदिशा, रायसेन और सागर में कोरकू जनजाति पाई जाती है। उराव जनजाति शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में पाई जाती है, इधर के क्षेत्र मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगरिया गोंड की उपजाति है अर्थात यह भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। हलवा जनजाति कहाँ घाट पे मिलता है, मंडला में सिवानी देती है, तो हलवा जनजाति भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। बिरहोर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में, मतलब अधिकांश जो जनजातियां हैं वो हमारी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम अलग अलग भी याद करें तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मैप के माध्यम से। इसके अलावा अब हम आज का देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। पहला क्वेश्चन है हमारा, पेशा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था? 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 2022 को, 15 नवंबर 2022 को या 15 नवंबर 1996 को। तो यह हमारा जो पेशा एक्ट है 1996 हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था? 15 नवंबर 2022 को। यह जो पेशा अधिनियम वर्ष 1996 में संविधान के कौन से भाग 9 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। कौन सी समिति थी? भूरिया समिति थी। किस समिति की सिफारिश पर? भूरिया समिति की सिफारिश पर। तो देखो, जो पैसे होते हैं, पैसे कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। हम याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बना लेते हैं, पैसे कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। या फिर रिया के पास पैसे हैं, रिया के पास कैसे हैं? पैसे हैं। कितने पैसे हैं? बहुत पैसे हैं। तो बहुत से हो जाएगा हमारा भू और रिया से हो जाएगा भूरिया। भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में एक पेशा एक्ट लाया गया और जो कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 से लागू है, ठीक है। तो ये ऐसा याद कर लेते, रिया का जन्म कब हुआ था मध्य प्रदेश में? रिया का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। ऐसा हम याद कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द को जोड़ा गया? 342(1), 343(1), 344(2) या 346(1)? तो इसका हमारा आंसर होगा, कल भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, तो 342(1) के तहत मध्य प्रदेश संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को जोड़ा गया। किसके तहत? 342(1) के तहत, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में है? ठीक है। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में देखो, ल हम ऐसा लिखेंगे, तो ला को ऐसा ना लिखते हुए हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 जैसा दिखेगा, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। ये सब देखोगे तो ये भी लाई है, तो एक बड़ी बात 2 3 लिख लो, 330 में लोकसभा है,
और फिर उसमें 2 आगे बढ़ा दो। 332 में हमारा हो जाएगा राज्यसभा के लिए सीटों का आरक्षण। 334 में जो हमारा है वो लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के स्थानों का आरक्षण तो है ही है, और उसके साथ साथ विशेष प्रतिनिधि का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। ठीक है। उसके बाद में 338 का है, इसमें हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग। ठीक है। 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। 332 राज्यसभा में, 334 लोकसभा और विधानसभा में, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में नहीं है? हमें यह जरूर देखना किस किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में नहीं है। इसमें सामाजिक सुरक्षा संबंधी पूछे हैं तो देखो, सामाजिक 4 है, 17 है। 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत बताता है? अस्पृश्यता का अंत। जहाँ ये मतलब फंडामेंटल राइट है। 17, 23, 24 भी और 29 भी फंडामेंटल राइट है। तो देखो, 17 हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत, जहाँ खतरा होता है। अस्पृश्यता कहाँ होती है? जहाँ खतरा होता है, या फिर जहाँ अस्पृश्यता करते हैं वहाँ खतरा होता है। तो 17 खतरा अस्पृश्यता हो जाएगा। 23 में है हमारा मौलिक अधिकार, इसमें हो जाएगा 23 में मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम। अगर मानव दुर्व्यापार कर रहे हैं तो वो 2-3 में तो नहीं करेंगे, 23 लाख में करेंगे। तो 2 बार बोलेंगे, 2-3 में नहीं करेंगे, 23 लाख में करेंगे। तो इस समय 23 में मानव दुर्व्यापार आ जाएगा और बलाश्रम हो जाएगा। ठीक है। या तो हम ऐसा करेंगे, बलाश्रम में बालकों का व्यापार कर रहे बालक कितने? 2-3 साल के, और कितने में? 23 लाख में दे रहे हैं। अगला हमारा 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमें बताता है कारखाना आदि में बालकों का जो काम करवाने पर प्रतिबंध है। तो देखो, जो बच्चों को कारखानों में काम करवाएगा उसे हम क्या 2-4 थप्पड़ मारेंगे। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि चुप रहो नहीं तो 2-4 धर दूंगा या धर दूंगी, ऐसा। तो 24 में जाएगा हमारा बालकों का नियोजन, मतलब बाल श्रम करवाने पर प्रतिबंध है। और एक आर्टिकल है हमारा 25(2) ख। 25(2) ख कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए यह सार्वजनिक प्रकार की हिंदू की धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको हिंदू के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध है। ठीक है। तो ये जो 4 आर्टिकल है 17, 23, 24 और 25(2) ख, ये मौलिक अधिकार में आपने पढ़े होंगे, इसलिए हम ज्यादा इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो 29 है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 बात करता है भारत के नागरिकों, मतलब जो भारत में किसी भी भाग में रहने वाले जो नागरिक हैं कि किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी भाषा, बोली और संस्कृति और सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो यह भी है तो मौलिक अधिकार ही है, लेकिन यह अल्पसंख्यकों का है। तो यह अल्पसंख्यकों का मतलब शैक्षणिक या सांस्कृतिक संरक्षण बताता है। ठीक है। 29, तो 29 इसका आंसर नहीं है, हमने इसमें लिखा था नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिभाषा संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? देखो, हमने कल ये याद कर ही लिया था 366 25, पास से 25 आ रहा और पास से ही परिभाषा आएगी, क्योंकि कंफ्यूज होता है 366 में परिभाषा है या 342 में है। तो जहाँ 25 मतलब पा आ रहा है तो वहां पे परिभाषा होगी। लेकिन 342 में क्या लिखा हुआ है? 342 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां उसके राज्यपाल से, किससे? राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी क्षेत्र को परामर्श करने के पश्चात लोकसभा अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजाति या जनजाति समुदायों या उनके भागों को, उनके समूह को निर्दिष्ट करेगा या फिर विनिर्दिष्ट करेगा। ये 342 में। तो 366 25 और 342 दोनों ही परिभाषा संबंधी प्रावधान है। 342 एक में अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया था, ये याद रखना, कंफ्यूजन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित शैक्षिक
एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान किन किन आर्टिकल में। 29 का भी हमने देख लिया था। 29 बात करता था नागरिकों के किसी अनुभाग जैसे अपनी भाषा, बोली, लिपि रखने का अधिकार है। क्या क्या? बोली, भाषा, लिपि। ये देखो, ये तीनों चीजें सेम हो गई और एक आ जाएगा अलग से संस्कृति। ये चारों है तो हम इसको ऐसा कर लेंगे, बोली, भाषा, लिपि को हम एक मानेंगे, एक इनको मानेंगे, तो दो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों को संरक्षण रखने का अधिकार है। तो दोनों मतलब बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति। ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 हमें बताता है अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर ओबीसी अर्थात अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ के संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। मतलब ये भी शैक्षणिक है। देखो, 29 है हमारा फंडामेंटल राइट, 46 हो जाएगा हमारा डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट हमें पता है, कहाँ से कहाँ तक आप कमेंट में बताइए। वैसे तो 12 से है, 12 से 35 और ये हो जाएगा हमारा 36 से 51। ठीक है। उसके बाद में 15(4) की बात करें तो 15(4) हमारा सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण की बात करता है। और 350 जो का है, 350 का बात करता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। तो ये जो चारों है 29, 46, 15(4) और 350 का, चारों शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण को प्रावधान करते हैं। 29 मतलब दोनों कौन कौन, बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति। 46 मतलब 4 6 ऐसे याद करेंगे। 46 में था हमारा शिक्षा और अर्थ, किसको, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। 15(4) शैक्षणिक में आरक्षण है। यह पॉलिटी में पढ़ा है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं आर्टिकल को। 350 का मातृभाषा संबंधी और फंडामेंटल राइट है, वो तो सभी ने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, चारों सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है। देखो, आर्टिकल 244, 275, 243 या फिर 1 और 2। तो 243 क्या कहता है, 243 कहता है, दो है आर्टिकल 243 घ या फिर न। जो घ है, घ बात करता है ग्राम पंचायत की, और ना है वो बात करता है नगर पालिका की। ठीक है। देखो, ना है ना तो नगर पालिका, और घर कहाँ होते हैं, गांव में हम घर ही बोलते हैं। तो घर कहाँ है, ग्राम में, हम ऐसा याद कर लेंगे। घर कहाँ है, ग्राम में, तो ग्राम पंचायत घ में है, और नगर पालिका ना से नगर पालिका, ना से निगम। तो 243 में ग्राम पंचायत और नगर पालिका, तो ये दोनों आर्थिक से संबंधित है क्या, नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा हट जाएगा। ठीक है। तो 244 और 275 देखते हैं। 244 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें अनुसूचित जो क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और 275 कहता है 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन आवृत विशेषीकृत राज्यों में एससी एसटी का अनुदान। अगर हम 5वीं या फिर 6वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं और 6वीं अनुसूची में देखो, 5वीं अनुसूची क्या बोलती है, 5वीं अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। और अनुसूचित 6 क्या कहती है, 6 कहती है कि जो ऊपर ये 4 राज्य दिए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें प्रशासन से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूची 5 में दी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सेवा संबंधी प्रावधान किसमें है। ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सेवा संबंधी प्रावधान 16(4) का, 16(4) का, 335 या 371 किस किस में है। देखो, 335 क्या कहता है,
335 कहता है सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्या है, दावे हैं। हम क्या 35% हैं कि हम दावा करते हैं कि हम पास हो जाएंगे, ऐसा हम याद कर रहे हैं। याद करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि 335% हम दावा है हमारा कि हम पास हो जाएंगे। और 16(4) का और 16(4) का तो बात ही करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, इसमें क्या पूछा, किस आर्टिकल में नहीं है। 16(4) का क्या कहता है, 16(4) का कहता है कि जो SC/ST के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, ऐसा कोई सा भी राज्य के अधीन आने वाला काम जिसमें SC/ST का जो अधीन सेवा है उनका पर्याप्त नहीं है, जैसे 4 चाहिए तो 4 नहीं है, 1 ही है, तो उसको पूरा करना। ठीक है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करना। और दूसरा है 16(4) खा। 16(4) खा क्या कहता है, राज्य के को किसी वर्ष में खाली रह गई ऐसी प्रक्रिया, जैसे SC/ST के लिए 4 सीटें निकली थी 2025 में मान लो, लेकिन 2025 में 4 निकली थी, 4 में से 2 भराई, 2 खाली रह गई, तो 2026 में वो 2 सीटें 2026 में बढ़कर आएगी, जैसे 5 निकलना था तो 7 आएगी। ठीक है, राज्य के किसी अधीन खाली रह गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 का या 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने वाली सीटों के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने के लिए निवारित नहीं करेगी। तो देखो कौन कौन सा आर्टिकल, 16(4) का, 16(4) का और 335, तीनों जो आर्टिकल है वो सेवा संबंधी प्रावधान करता है, लेकिन जो 371 है, 371 क्या, पूर्व के जो राज्य है, कौन से पूर्व के राज्य, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है इसमें। जैसे 371 में 5-6 चीज देखो, 371 का बात करता है नागालैंड की, ठीक है, ख बात करता है असम की, ग बात करता है मणिपुर की, च बात करता है सिक्किम की, और छ बात करता है मिजोरम की। देखो बारिश में बिना छतरी के घूमेंगे, छ से हम याद कर लेते छाता, बिना छाता के घूमेंगे तो मजे आएंगे, और छाता लेके घूमेंगे तो मजे नहीं आएंगे, ये बारिश की बात है, तो ये छ में हो जाएगा हमारा मिजोरम। क है, क से नागालैंड, तो जो कालबेलिया जनजाति है, कालबेलिया जनजाति क्या नाग पकड़ने का काम करती है, तो क से हो जाएगा नागालैंड। 371 तो हमें रखना ही है याद। ख, ख में है असम, जब हमें खांसी होती है तो हम एक जैसे नहीं खांसते, अलग अलग खांसते, तो असम खांसते हैं। ग में हो जाएगा हमारा मणिपुर। ठीक है, तो ग से हम याद कर लेते हैं गणेश भगवान, गणेश भगवान के पास मणि है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। घ है नहीं, चम्मच है, चम्मच से हम क्या खाना खाना सीख रहे हैं, तो चम्मच से चम्मच, स से सिक्किम, और छा का तो हमने देख ही लिया छाता, छाता से हमें मजे आएंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस आर्टिकल में है, देखो अभी हमने देखा था 338 का हमें राष्ट्रीय आयोग है, 339 में हमारा हम देख चुके थे, क्या था आप कमेंट में बताइए। 339 में जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। घ में हमने देख लिया था ग्राम पंचायत, और नाम में हमने देख लिया था नगर पालिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत कृषि राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्रों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो किस अनुसूची के तहत, तो 5वीं अनुसूची के तहत, हमने दो ही पढ़ी, 5वीं और 6ठी। 5वीं अनुसूची में सलाहकार परिषद भी है। सलाहकार परिषद में क्या होता है, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वह जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, अनुसूची 5 कहती है। यह परिषद अनुसूचित जनजाति के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है
इसमें कितने 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 जो सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो आज हमने कवर किया मध्य प्रदेश में जनजातियों की संवैधानिक स्थिति से संबंधित प्रावधान। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले परिभाषा संबंधी आर्टिकल देखे, जो कि 366, 25 और 342 है। उसके अलावा परिभाषा के बाद में हमने देखा सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान, जो कि 17, 23 और उसके बाद में 24 और 25 खामे हैं, 25 दो खामे हम ऐसे याद कर लेंगे, 17 का 23, 24, 25। ठीक है। उसके बाद में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो 15/4, 29, 46 और इसके अलावा 350 का देखा हमने। इसके बाद में अगर हम आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान की बात करें तो इसमें दो ही थे, 244 और 275। सेवा नियोजन में की बात करें तो सेवा नियोजन में 16/4 का 16/4 ख और उसके अलावा 335 देखा। इसके अलावा फिर हमने राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी देखे, जिसमें 164 एक क्या बोलता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जनजाति के कल्याण हेतु पृथक एक जनजातीय मंत्रालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनजातीय मंत्रालय। मंत्रालय क्या होता है? एक ही होता है, तो एक मंत्रालय चाहिए, मतलब एक मंत्रालय में कितने वर्ड है? 4 वर्ड है, मतलब 4 आएगा आखिरी में। जनजातीय मंत्रालय होना चाहिए, या फिर 4 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा 4 है तो 4 एक याद कर लेंगे, 16 याद रह जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हमने 330 में देखा 332, 334, दो अंकी की गैप है। 330 लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, मतलब लोकसभा और विधानसभा हो जाएगा। उसके बाद में 243 डी या फिर घ और न देखा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। उसके बाद में 371 देखा, जो कि असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 338 इसके अलावा अन्य प्रावधान में 338 का अनुसूचित राष्ट्रीय जनजाति से संबंधित है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने संवैधानिक स्थिति कंप्लीट की, या संवैधानिक जो आर्टिकल है वो कंप्लीट किए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।